हेलो एवरीवन, वेलकम टू सचिन एजुकेशन हब। आज मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के बारे में बताऊंगा। ये कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं आज आपको 50% आज कराऊंगा, 50% नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। इसलिए आज आपको पार्ट 1 में मैं इसका सबसे पहले मीनिंग बता रहा हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 इज़ एन इम्पॉर्टेंट एक्ट फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ वर्कमैन। वर्कमैन की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया है। The Act provides the payment of compensation to certain classes of workmen affected by injury during employment। अगर employment करते हुए किसी भी एम्प्लॉई को कोई इंजरी हो जाती है तो ये एक्ट उसे क्या करता है? कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। और यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी है, टू कंपनसेट द वर्कमैन अगेंस्ट इंजरीज और डिसीजेस और डेथ ड्यू टू हैजर्डस वर्किंग कंडीशन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट करते टाइम कोई वर्कर को इंजरी या उसकी डेथ या उसे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है तो ये एक्ट उसे क्या करता है? दैट इज कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद कुछ इसके और मेन ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने आए हैं। दैट इज टू रिड्यूस नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो कम से कम हो। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट जिस कारण से हो रहे हैं वो कारण कम हो जाए। टू रिड्यूस क्विकर एंड चीपर डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट, जो झगड़े हो रहे हैं वो कम मतलब ज़्यादा जल्दी निपटारा हो जाए उनका, क्विकर और चीपर आसानी से सॉल्व हो जाए। टू मेक इंडस्ट्री अट्रैक्टिव फॉर वर्कमैन के लिए इंडस्ट्री को अट्रैक्टिव बनाओ ताकि वो आपका साथ दें और आपकी इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने में आपकी हेल्प करें और प्रोडक्शन है जो आपकी फैक्ट्री की वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। देन उसके बाद आ जाता है स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट में क्या होता है, जो वर्कमैन है वो सारी जिसमें मतलब फैक्ट्रीज में जो है माइंस हैं, मतलब ये एक्ट सभी फैक्ट्रीज, प्लांटेशन, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन सभी में अप्लाई किया जाता है। लेकिन अगर कोई फैक्ट्री माइंस किसी और यानी ईएसआई एक्ट में है तो ये एक्ट उसमें अप्लाई नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखना। अब आता है वेज ओपन टू वर्कमैन फॉर क्लेमिंग कंपनसेशन। वर्कमैन अगर कंपनसेशन लेना चाहता है तो कौन कौन से तरीके हैं? पहला, वो इंजर्ड वर्कमैन क्या कर सकता है? फाइल कर सकता है सिविल सूट के अंदर डैमेजेस के लिए एम्प्लॉयर के खिलाफ। मतलब अगर एम्प्लॉयर उसे नहीं दे रहा डैमेजेस तो वो उसके खिलाफ क्या कर सकता है? केस कर सकता है। और सेकंड, क्लेम कंपनसेशन, वो इस एक्ट के अंदर भी क्या कर सकता है? कंपनसेशन लेने के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा नोट ये है कि अगर उसने सिविल सूट कर दिया है तो वह वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर अपना केस फाइल नहीं कर सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। अब आएगा आपके सामने कुछ डेफिनेशंस में सबसे पहले आप पढ़ोगे डिपेंडेंट के बारे में। डिपेंडेंट कौन होता है? दैट इज अ पर्सन हु डिपेंड ऑन अनदर फॉर लिवलीहुड। अपने बेसिक नेसेसिटी के लिए, अपनी अर्निंग के लिए जो दूसरों पर डिपेंड है, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट। सेक्शन 2(1)(d) के अंदर आता ही है। 3 टाइप्स के डिपेंडेंट होते हैं। सबसे पहला डिपेंडेंट जो डिपेंडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ डिपेंडेंस ऑन अर्निंग ऑफ वर्कमैन अगर डेथ हो गई है उसकी अर्निंग के लिए जो डिपेंडेंट नहीं होते वो कौन कौन से हैं? दैट इज विडो, जो अगर वुमेन का हस्बैंड मर गया है तो यानी डेथ हो गई है तो वो उसके अर्निंग के लिए डिपेंडेंट नहीं हो सकती। अडॉप्टेड सन भी इसके लिए नहीं हो सकते। सिमिलरली सेकंड आता है होली डिपेंडेंट। होली डिपेंडेंट मतलब फुल डिपेंड हो जाना अर्निंग पे। वो कौन कौन से हैं? वो कौन हो सकता है कि एक सन है और डॉटर है, अगर वो 18 ईयर्स अगो है और एम्प्लॉय हो सकते हैं तो वो क्या है? अर्निंग के लिए वर्कमैन की डिपेंड हो सकते हैं। यानी अगर उनके फादर की डेथ हो जाती है किसी कारण से वो एम्प्लॉय होकर उस अर्निंग के लिए डिपेंड हो सकते हैं। होली और पार्शली में कौन आ जाता है? दैट इज विडोवर, जो पर्सन उसकी वाइफ की डेथ हो गई है वो आ जाएगा। और पेरेंट आफ्टर मतलब पेरेंट अदर देन विडोर मदर, यानी अगर इससे ज़्यादा कोई बात की जाए तो वो भी मतलब पेरेंट्स अदर देन विडोर मदर, मतलब विडोर मदर को छोड़कर बाकी सारे अगर कोई रिलेटिव्स एम्प्लॉय होना चाहता है उस अर्निंग के लिए वो हो सकता है। आगे आ जाता है एम्प्लॉयर में कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयड है नहीं है वो आ सकता है। कोई भी मैनेजिंग एजेंट जो एम्प्लॉयर का साथ दे रहा है वो, और कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो डिसीज्ड एम्प्लॉयर का मतलब जो डिसीज एम्प्लॉयर ने लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने जाने के बाद चुना हुआ है वो एम्प्लॉयर बन सकता है। आगे आता है सेक्शन 2(1)(f) के अंदर मैनेजिंग एजेंट कोई भी पर्सन जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है किसी अनदर पर्सन का और वो पर्सन वो पर्सन अभी काम नहीं कर सकता तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव दैट इज मैनेजिंग एजेंट है जो ये काम कर सकता है उसकी जगह पे आके। आगे आएगा डिसेबलमेंट।
डिसेबलमेंट क्या है? दैट इज लॉस ऑफ वर्किंग कैपेसिटी, मेंटली और फिजिकली। मेंटली और फिजिकली आपकी जो वर्किंग कैपेसिटी अगर लॉस हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? डिसेबलमेंट। फिर आएगा डिसेबलमेंट दो तरह के हैं, दैट इज पार्शली और टोटल। पार्शली दैट इज जिसमें आपकी अर्निंग कैपेसिटी कम हो गई है। टेम्परेरी मीन्स कि आप काम मतलब आप जब काम कर रहे थे आपकी अर्निंग कैपेसिटी ख़त्म हो गई बिकॉज ऑफ किसी कारण से, आपको मतलब एक्सीडेंट हो गया, उसमें आपकी इंजरी हो गई, आपको इलनेस हो गई, कोई बीमारी हो गई, उसके कारण आप थोड़े समय के लिए काम नहीं कर सकते उतना जितना आप पहले करते थे। दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी डिसेबलमेंट, पार्शली डिसेबलमेंट। और परमानेंट पार्शली डिसेबलमेंट मीन्स टोटली आपकी अर्निंग कैपेसिटी किसी कारण से बंद हो गई, यानी आपका एक्सीडेंट में इतनी ज़्यादा इंजरी हो गई कि आप काम अब कर ही नहीं पा रहे, तो उस केस में आप क्या हो जाओगे? परमानेंट पार्शली डिसेबलमेंट, यानी आपकी अर्निंग टोटली रुक गई। फिर आता है टोटल डिसेबलमेंट, जिसमें दो पॉइंट आते हैं, दैट इज टोटल इनकैपेसिटी ऑफ वर्कर टू डू एनी वर्क। कि अगर कोई वर्कर है वो काम करना चाहता था, उसकी पूरी की पूरी कैपेसिटी खत्म हो गई, वो केस। और 100% लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, और जिसमें वो पूरा का पूरा काम खत्म हो गया, वो कर ही नहीं सकता। पार्शली डिसेबलमेंट में ये था कि वो काम कर तो पाएगा पर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, पर टोटल में वो कर ही नहीं पाएगा। देन इज वेजेस सेक्शन 2(1)(m) के अंदर है कि कोई भी रेमुनरेशन जो मनी की टर्म में दी जा रही है उसे हम वेजेस कहेंगे एम्प्लॉयमेंट करते टाइम। और वर्कमैन मीन्स कोई भी वर्कर अगर फैक्ट्री में काम कर रहा है लेकिन वो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, डिस्टिंक्शन में नहीं है किसी के, और सब डिविजनल ऑफिस में काम नहीं करता किसी और के, तो वो वर्कमैन है, अदरवाइज वो वर्कमैन नहीं होगा। ये तो था डेफिनेशंस। अब आएंगे एम्प्लॉयर कब लायबल हो सकता है कंपनसेशन देने के लिए। अगर कोई पर्सनल इंजरी हो गई है तब, इंजरी मस्ट हैव बीन कॉज बाय एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट हुआ है तब। ये कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से, पॉइंट ध्यान से देखो। एक्सीडेंट भी अगर हुआ है तो वो कब होना चाहिए? इन कोर्स और आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ कनेक्शन में होना चाहिए एक्सीडेंट अगर हुआ है तो। और इंजरी मस्ट बी कॉज डेथ और टोटल पार्शियल डिसेबलमेंट फॉर पीरियड ऑफ एक्सीड 3 डेज, यानी 3 दिन से ज़्यादा का कुछ डिसेबलमेंट अगर होगी तब ही क्या होगा? दैट इज कंपेंसेशन एम्प्लॉयर देगा। देन इज कौन कौन से हैं? सबसे पहले पर्सनल इंजरी, जिसमें कोई कारण, यानी अगर कोई एक्सीडेंट हुआ उस कारण से आपका क्या हुआ? आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, आपको डिसीज हो, मतलब कोई भी कारण से आपकी बॉडी को डैमेज हो गया, हार्म हो गया, दैट इज कॉल्ड पर्सनल इंजरी। एक्सीडेंट क्या होता है? कोई भी इवेंट जो अनएक्सपेक्टेडली हो गया हो फैक्ट्री के अंदर या किसी वर्कर की नेग्लिजेंस से हो गया हो, उसे हम एक्सीडेंट कहेंगे। अब ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन द। आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब आप उस जगह पे काम नहीं करते थे लेकिन आप कर रहे हो, मतलब थोड़ा कभी कभी आपका काम होता है, नहीं होता, मतलब आप एम्प्लॉयड हो सकते थे उस जगह पर, आपका कुछ रिलेशन है उस जगह के साथ, तो भी आप क्या हो? दैट इज आपको एम्प्लॉयर लायबल है कंपनसेट करने के लिए। इन मतलब आप काम कर रहे थे तब एक्सीडेंट हो गया, उन केस में। अब आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन आएगा। ये भी क्या है? दैट इज अराइजिंग आउट और इनका ही एक पार्ट है कि ये थ्योरी 2009 में आई थी। ये इसका क्या कहना था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन सर्कमस्टांसेस एन एम्प्लॉयर इज लायबल टू इंजरी टू वर्कमैन इवन व्हेन द वर्कमैन इज अवे फ्रॉम प्रेमिसेस। मतलब यही कि आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट की बात आ गई कि अगर वर्कर उस जगह के साथ रिलेट करता है लेकिन मतलब जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ उस जगह पर वो काम अभी नहीं कर रहा, मतलब लेकिन फिर भी कर सकता था, कैजुअल रिलेशन है उसका उसके साथ, उस जगह के साथ, तो भी एम्प्लॉयर लायबल होगा उसे कंपनसेट करने के लिए। वो कौन सा एरिया? जैसे वो पास हो रहा है, मतलब काम के लिए जा रहा है या काम करके आ रहा है, वो सारे एरिया, दैट इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन। उस केस में क्या होगा? मतलब अगर वो काम नहीं भी कर रहा तो भी एम्प्लॉयर उसे उस जगह के लिए, अगर वो कर सकता था, मतलब एम्प्लॉय नहीं है, इनडायरेक्टली एम्प्लॉय हुआ है, पास हो रहा है, जहाँ जा रहा है आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट उसकी कहीं ना कहीं हो रही है उस जगह से, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयर उस चीज़ के लिए लायबल है। अब आएगा, ये तो था थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन। अब आएगा व्हेन एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू पे एक्सटेंशन। कब नहीं हो सकता? जब पार्शियल डिसेबलमेंट 3 डेज से ज़्यादा की ना हो, ठीक है, और जब वर्कमैन ने ड्रग्स वगैरह लिए हुए हैं तब, जब जो एक्सीडेंट है वो एम्प्लॉयमेंट की जगह पे नहीं हुआ तब, और लास्ट इज जब आप सिविल सूट फाइल कर चुके हो, तो आप इस केस के अंदर इस चीज़ को क्या कर सकते हो? अप्लाई नहीं कर सकते हो। सो ये तो था पहला पार्ट।
अब मैं नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट ईयर में बताऊंगा। नेक्स्ट ठीक है, लेक्चर में मैं बताऊंगा कि कब एम्प्लॉयर कितनी अमाउंट, कितनी मतलब किस केस में कंपनसेट कर सकता है वर्कमैन को, यानी डेथ में कितनी कर सकता है, डिसीज़ में कितनी कर सकता है, यानी कब एक्सीडेंट में किस किस केस में कितनी कितनी अमाउंट एम्प्लॉय कंपनसेट करेगा, इस बात का हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक शेयर एंड कमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट भी ज़रूर कर देना। थैंक यू।